ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वेलकम डियर स्टूडेंट। आई थिंक आप सभी ने प्रीवियस क्लास की वीडियो देख लिए होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशल बनाए गए थे। सो आज की क्लास के वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हैं ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर होते जाएंगे। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें एंड लाइक करें। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए अगर आप और भी एग्ज़ाम्स रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पीडीएफ चाहते हैं तो आइए इस क्लास में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम बहुत कम है, जैसा कि आपका एग्ज़ाम्स आ गए हैं। तो देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक ना। ये सब क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव में तो आते ही हैं और आएंगे ही आएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव भी आपका कवर होते जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसा कि देख रहे हैं आप मॉडल सेट से हैं, मॉडल पेपर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आप देख रहे हैं क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या है, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। मतलब इस सिचुएशन में जब साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के इक्वल हो तो इस सिचुएशन में थीटा का मान क्या होंगे, ठीक। ये हमारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, गुड। तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे, ये दोनों आपस में इक्वल कब होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर कब होते हैं, जबकि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है एंड कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। हमने क्या बोले, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, इन दोनों का मान क्या होता है, 1/√2 ही होता है। तो हमें मालूम चल गया कि थीटा का मान क्या होना चाहिए, जब साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे ये दोनों आपस में समान हैं तो कब समान होंगे, जबकि थीटा का मान क्या होंगे, थीटा का मान 45 डिग्री होंगे, ठीक। क्या होंगे, थीटा का मान 45 डिग्री होंगे, 45 डिग्री। तो आपको मालूम चल गया ना कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होंगे, जबकि साइन थीटा का मान 45 डिग्री हो। थीटा का मान क्या होना चाहिए, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री इट मीन्स इक्वल कॉस 45 डिग्री, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक ना। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। क्लियर। आइए फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, ठीक ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए स्पेशल हैं, ठीक ना, इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि यहाँ भी देख रहे हैं क्या बोल रहा है, यदि साइन थीटा इक्वल टू, यानी यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा इस सिचुएशन में, जबकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। तो इस सिचुएशन में थीटा का मान क्या होना चाहिए, जो कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो थीटा का मान 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मान 45 पे इक्वल ही आते हैं, ठीक ना। जैसे आप टेबल देखें हैं, त्रिकोणमितीय टेबल जो होते हैं उसमें देखेंगे कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का मान क्या होते हैं, 1/√2 होते हैं, 1/√2 होते हैं। तो मालूम चल गया ना कि थीटा का मान क्या होना चाहिए, थीटा का मान 45 डिग्री होना चाहिए, तभी साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के आपस में इक्वल होंगे, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखते हैं। तो देखिए ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ठीक ना। अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएंगे, सो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक ना। एंड और भी आप मॉडल सेट या एग्जाम्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए, ठीक ना। यूट्यूब पे आप ज्वाइन हो जाएं। एंड ये हमारे फेसबुक ग्रुप हैं, इस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक ना। बोर्ड रिलेटेड जितने भी न्यू नोटिस आते हैं इस ग्रुप में दिए जाते हैं, ठीक ना। तो ये सब ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चंस को आप इग्नोर ना किया करें। ये सब क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलते ही हैं, बट आपके सब्जेक्टिव में भी आते हैं, ठीक ना। ये सब क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, अगर आप ये सब क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तब तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो देखिए अगर पहले से जानते हैं तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्योंकि देखिए आप जानते तो होंगे बट एक्सप्लेन आप करने उतना नहीं जानते होंगे, क्योंकि जितना एक्सप्लेन करेंगे ना
आपको उतना मार्क्स बेटर रहेंगे, ठीक ना। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जो मार्क्स आते हैं किस पर, एक्सप्लेन पे भी आते हैं, ठीक ना। आप मान लो आप कोई भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर दिए, पूरा मार्क्स नहीं मिल सका, रीज़न क्या है मालूम चला? रीज़न यही है कि आप उसे जैसे आपको बनाना चाहिए वैसे नहीं बना पाते हैं, आप एक्सप्लेन नहीं करते हो, डिटेल्स नहीं करते हो, विस्तार से नहीं करते हो, आप जो फार्मूले अप्लाई करते हो वो फार्मूले साइड में नहीं लिखा करते हो, यही सब वजह से आपसे आपका मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक ना, कट हो जाते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना। तो आइए देखिए, हम आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किए हैं, ठीक ना। आप चाहे तो इसका रिजल्ट 1-2 स्टेप में निकाल सकते हो, ठीक ना, बट हमें क्या करना, आपको हमें समझाना है, सिखाना है, ठीक ना। तो इसीलिए हम एक्सप्लेन किए हैं, ठीक ना। देखिए हमने यहाँ से यहाँ कितना लंबा कर दिए हैं, बड़ा बना दिए हैं, ठीक ना। तो आइए सीखते हैं। पहले क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त का व्यास कितना 14 सेंटीमीटर है, सीएम मतलब सेंटीमीटर, ठीक ना। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इनकी परिधि होगी, मतलब इनकी परिधि निकालना है, ठीक ना। तो देखते हैं पहले क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, आप क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। एक वृत्त मतलब एक वृत्त है, चलो एक वृत्त हमने बना लिया, ये क्या है मेरा, ये एक वृत्त है, ठीक ना, ये क्या है वृत्त है। का व्यास, किसका व्यास, वृत्त का व्यास कितना 14 सेंटीमीटर। व्यास आप जानते हैं क्या, व्यास यही होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, ये व्यास होता है, ठीक ना। तो एक वृत्त का व्यास कितना होता है 14 सेंटीमीटर, ये गिवन है। व्यास को हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक ना, कितना दिया है, व्यास इक्वल टू डी, मतलब किसका व्यास, वृत्त का व्यास, तो डी से हम डिनोट करते हैं, डी इक्वल टू कितना 14 सेंटीमीटर, ये हमारा गिवन है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो इनकी परिधि होगी, ठीक ना। तो आप इतना समझ गए कि एक वृत्त है, उनका व्यास क्या है, डी बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है। तो आप ध्यान से देखिए, आप इस फिगर को भी देखिए, इसे देख लिए आप, इसे आइए यहाँ पे आप, अब देखिए यहाँ पे ये एक वृत्त है, हमने यहाँ पे एक वृत्त कंसीडर कर लिया, ठीक, हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके इस छोर से लेके इस पॉइंट तक कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होंगे 14 होंगे, लेकिन हमने आधी कर लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। ये क्या हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना होंगे 7 सेंटीमीटर होंगे ना। देखिए आप जैसा फिगर से आपको मालूम चलता होगा कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना 14 सेंटीमीटर है, तो आधी, इसका आधी है नहीं, आप देखिए इसका आधी यहाँ पर है, तो इसका आधी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात करें तो 14 सेंटीमीटर हो जाएंगे। या फिर आप सूत्र जानते हैं इस फिगर से, तो आप समझ गए। तो देखिए त्रिज्या हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक ना। आपको मालूम चला कि परिधि निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए ही चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, क्यों, क्योंकि परिधि का सूत्र क्या होता है मालूम है क्या, परिधि को हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक ना, सी से डिनोट करते हैं। और परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, मतलब आर हमें चाहिए ही, पाई का मान तो आप जानते हो 22/7, ठीक, 22/7, लेकिन इसका मान नहीं जानते हो आर का, इसलिए इसका हम निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या इक्वल टू आर इक्वल टू क्या होता है d/2 होता है, ठीक, और d का मान यहाँ गिवन है कितना 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 14 रख दिया d की जगह पे, 14/2 कितना हो गया 7, तो r इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें ये निकालना है परिधि, तो इसलिए वृत्त की परिधि c बराबर कितना 2πr, ये हमारा सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं। तो इक्वल टू 2 है तो 2 लिख दिया, पाई का मान कितना होता है 22/7, मतलब 22/7, ठीक, आप जानते हो। एंड आर का रिजल्ट हमने क्या निकाले हैं, देखिए 7 सेंटीमीटर, यही तो आर है, यहाँ लिखें, तो इसी को हमने यहाँ लिख लिया। और ये 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ये अपर में है ये नीचे में है, ये 7 कैंसिल, तो 2 × 22 कितना, 2 × 22 कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। तो अतः वृत्त की परिधि कितना 44 सेंटीमीटर, ठीक ना। सब्जेक्टिव देखिए हो गया कवरना, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ठीक ना। इसी तरह लिखेंगे, लास्ट में आप रिजल्ट लिखेंगे, अतः वृत्त की परिधि कितना 44 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक। इसमें आपको 2 या 3 मार्क्स, जितने मार्क्स का रहेंगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक ना, कट नहीं होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्टिव में तो आएंगे ही, लेकिन सब्जेक्टिव ही हमारा कवर हो गया, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें, एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ठीक ना, एंड एक लाइक जरूर दिया करें। तो आइए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम, क्या है 3 नंबर क्वेश्चन में, बिंदु
कोई बिंदु दिया है इतना और इतना के बीच की दूरी निकालें। मतलब क्या, दो बिंदु दिया है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें। तो हम क्या करें, हम कंसीडर कर लिए कि ए यहाँ पे कोई पॉइंट है और बी यहाँ पे कोई पॉइंट है। मतलब एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, इस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया, ठीक है ना। आप पी क्यू लाइक जो भी नाम रख सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी। एंड दूसरा पॉइंट का नाम क्या रख लिया हमने, बी रख लिया नाम, ठीक है ना। समझ में आया क्या क्या है। बिंदु दिया है एक और दो, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है ना, इसके दूरी निकालना है। तो पहले बिंदु का नाम हमने ए रखे हैं और दूसरे बिंदु का नाम हमने बी रख दिया, ठीक ना। तो पहला बिंदु हमारा क्या दिया है, देखिए -5,7, मतलब ये फर्स्ट बिंदु है, ये हमने लिख लिया। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, ये वाले हैं, लिख लिया। और मालूम है क्या, ये -5 क्या होते हैं, ये -5 हमारा x1 होते हैं, ये -5 क्या होते हैं, x1 होते हैं, ये वाला। और ये 7 क्या होते हैं, मालूम चला क्या, ये 7 क्या होते हैं, y1 होते हैं। क्या होते हैं, y1, मतलब ये x1 y1, x2 y2, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख लेंगे, आप भी यहाँ पे साइड में या फिर यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक ना। कैलकुलेशन करने में आपको आसान हो जाएंगे। तो हमने लिख लिए हैं x1 कितना है यहाँ पे -5 है। एंड 7 क्या है, 7 मालूम चला ना क्या है, y1 है, y1 7 है। एंड ये क्या है, ये हमारा x2 है, ठीक, ये क्या है x2, और ये क्या है y2 है। तो यहाँ पे लिख लिया, ठीक ना। और आप जानते हो कि ये बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वही जो नियामक ज्यामिति में जो आप पढ़े हैं दूरी सूत्र, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ए बी की बीच की दूरी, ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, रूट अंडर, ये हमारा सूत्र होता है, फार्मूला। रूट अंडर क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हो, x2 पहले दे दीजिए, x2 - x1 कर दीजिए यहाँ पे y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे, दोनों सही है, ठीक ना। तो इक्वल टू, ये सूत्र आप याद रखेंगे दूरी सूत्र के लिए, ठीक ना। यहाँ पे पॉइंट कुछ भी रहे उस पर डिपेंड नहीं है, बट यहाँ पर अगर आपको दूरी सूत्र याद रहेंगे तो ये बन जाएंगे, ठीक ना। एंड ये सब्जेक्टिव में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो आते ही हैं, ठीक ना, लेकिन सब्जेक्टिव में भी आते हैं, 2 या 3 मार्क्स का रहते हैं क्वेश्चन, और आएंगे ही आएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रूट है तो रूट हमने दे दिया। फिर x1 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे x1 का -5 है, -5 रख दिया, फिर ये माइनस उठा के यहाँ बैठा दिया, ठीक ना। एंड x2 क्या है, x2 हमारा -1 है, -1 रख दिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ भी माइनस आ गया, तो हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में रख लेंगे, इसे ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक ना। इसको और इसको भी, इसको बहुत जरूरी है रखना ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में रख लेंगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसलिए ब्रैकेट में रख लेंगे। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस होते हैं इसका यूज हो गया, तो हमें क्या मंझली ब्रैकेट देना होगा, मंझली ब्रैकेट दे दिया, ठीक ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस, y1 का वैल्यू जल्दी बताएंगे क्या क्या है, 7 है, 7 हमने यहाँ लिख दिया। फिर -y2 का वैल्यू क्या है, मालूम चला क्या, 3 है, 3 हमने लिख दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 लिख दिया। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, फिर क्या, फिर हम इसी को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर पहुंच जाएंगे आंसर तक। तो रूट अंडर हमने यहाँ दे दिया, -5 है, -5 लिख दिया। फिर ये माइनस और ये माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, मतलब मल्टीप्लाई गुना होता है। तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस गुना माइनस क्या, प्लस होता है 1, ठीक, यहाँ होल स्क्वायर, फिर प्लस ये 7 - 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए -5 + 1 कितना होता है, -4 होता है, ठीक, बड़ा चिन्ह 5 का है तो इसलिए माइनस आ गया। -5 + 1 मालूम है आपको ना, -4 का होल स्क्वायर दे दिया, प्लस है तो प्लस, 7 - 3 कितना होता है, 4 होता है, 7 - 3 कितना, 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर -4 का होल स्क्वायर किया, -4 का होल स्क्वायर कितना हुआ, मालूम चला ना, 16, फिर प्लस 4 का कितना, 16। देखिए अब यहाँ पे देखिए प्लस -4 का होल स्क्वायर 16 कैसे आ गया, मालूम चला, देखिए यहाँ पे -4 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। कैसे होल स्क्वायर का मतलब क्या, इस होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक सेकंड, देखिए यहाँ पे -4 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तो ये 2 है स्क्वायर, मतलब यहाँ पे -4 गुना -4 करेंगे, ये माइनस है, -4 करेंगे,
तो ये माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, और ये 4 गुना 4 16 हो गया ना, 16। तो इसी प्रकार से यहाँ पर फिर यहाँ पे कितना आ गया, 16 प्लस 16 कितना 32 आ गया, 32 रूट अंडर 32। तो इक्वल टू यहाँ पे इसको हम वर्ग करेंगे, थोड़ा सा वर्गमूल रूट हटाएंगे तो क्या होगा, रूट के बाहर निकालेंगे, रूट को ओपन करेंगे तो क्या होगा 4√2 हो जाएगा। ये हमारा √2 है, 4√2 ये हमारा रिजल्ट पहुँच गया है, ठीक ना, आंसर फाइनल आंसर। तो इसका क्या हो गया आंसर, 4√2 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण क्या है, bx², याद रहे यहाँ पे क्या है bx², और आप क्या जानते हो ax² प्लस bx प्लस c, ये आप जानते हो, ये फार्मूले होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा एडिट कर दिया फार्मूले को, क्या दे दिया यहाँ पे bx², जबकि यहाँ पे a होना चाहिए प्लस यहाँ पे bx होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है ax प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान होते हैं, ठीक ना। स्टूडेंट को थोड़ा मतलब लेबझाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक ना। तो आइए इसको हम सब्जेक्टिव मान के सीखेंगे। अगर ये सीख लेते हैं ना तो द्विघात समीकरण पर कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक ना, कोई भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव हो आप बना लेंगे खुद से, ठीक ना, इसलिए आप सीखते हैं इसे। तो आइए सबसे पहले क्या पूछ रहा है, मूल समान होंगे, ये कंडीशन हमारा दिया हुआ है, ठीक ना। तो मूल समान हैं, कब मूल समान होंगे जानते हो ना। तो आइए सभी पे डिस्कस कर लेते हैं। तो d इक्वल टू, यानी जिसको आप विवेचक कहते हो, d से हम डिनोट करते हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये हमारा सूत्र होता है, जैसा कि आपको भी मालूम है, ठीक ना, मालूम है ना, गुड। तो d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक ना। तो देखिए कंडीशन आप देखिए यहाँ पे सर ध्यान से देखिए, b² माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, d लेस देन इक्वल टू 0। अगर ये हो जाए तो हम क्या कहेंगे, मूल वास्तविक नहीं है, क्या कहेंगे, मूल वास्तविक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस फार्मूले को अच्छे से, ठीक ना। देखिए कोई समीकरण आपको दिया है, इक्वेशन आपको गिवन है, सपोज कीजिए ये हमारा इक्वेशन गिवन है, क्या है, x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, ठीक ना, ये हमारा इक्वेशन गिवन है। एग्जाम में बोलेंगे इसका मूल निकालने, तो क्या सबसे पहले a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2, ये कैसे आ गया, ठीक ना। एक फार्मूले होते हैं ax², ये वाले फार्मूले होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी फार्मूले पे देखना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होता है, जो कि हमारा a का काम करता है। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो मतलब कि 1 है, तो a इक्वल टू क्या 1, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे x का जो गुणांक होते हैं वो हमारा b का काम करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये हमारा कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं, जिसके हम c से डिनोट करते हैं। c इक्वल टू क्या 2 हो गया, ये 0 कैंसिल। तो हमें क्या चेक करना है, इस कंडीशन को चेक करना है, b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू b का मान क्या है 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, फिर ये माइनस यहाँ लिखें, फिर 4ac मतलब 4 गुना 1 गुना 2, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2, मतलब 4 गुना a गुना c यहाँ पर है, तो हम लिख दिए 4 गुना 1 गुना 2। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, डिनोट कैलकुलेट करें, तो 1 का होल स्क्वायर मतलब 1, फिर माइनस माइनस 4 गुना 1 गुना 2 कितना 8, तो 1 माइनस 8 तो इक्वल टू कितना -7 आ गया, ठीक ना। तो ऐसा कंडीशन फॉलो कब करेंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, कब, जबकि d इक्वल टू हमारा सभी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना। d का मान मतलब b² माइनस 4ac का मान, जितना भी मान निकालेंगे सभी का अगर नेगेटिव में वैल्यू आ जाए, तब हमारा उस सिचुएशन में मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया ना, -7 आ गया, 7 छोड़िए आप, नेगेटिव ध्यान दीजिए, नेगेटिव आ गया ना, मतलब नेगेटिव क्या है, 0 से छोटा है, ठीक। पॉजिटिव क्या होते हैं, 0 से बड़ा होते हैं, लेकिन जितने भी नेगेटिव होंगे वो सब हमारा 0 से छोटे होते हैं, ठीक ना, 0 से छोटे होते हैं। तो देखिए -7 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे 0 बड़ा हो गया, 0 से छोटा आ गया, तो इस कंडीशन में क्या मूल वास्तविक नहीं है, ठीक ना, ये मूल वास्तविक नहीं है। तो कब मूल वास्तविक कब नहीं है, जबकि ये सूत्र हो जाए b² माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक ना, मूल वास्तविक तब नहीं होंगे। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछे हैं मूल समान है, मूल मतलब समान निकालना है। तो ये कंडीशन आप सीख गए ना, ठीक है। इस पर देखिए आते हैं एग्जाम्स में, थ्योरी पूछे जाते हैं एंड ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, और सब्जेक्टिव जो होते हैं उस पर भी पूछे जाते हैं। तो
एक हो गया। अब आइए इस पर समझते हैं। ये तो हम लेस देन की बात किए, ये हम लेस देन की बात किए माइनस वाले पे। अब प्लस वाले पे बात करते हैं, पॉजिटिव पे। तो 20 का माइनस 4ac, जैसा कि फॉर्मूले जानते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा इसका वैल्यू आएंगे तो क्या होंगे, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। कंडीशन याद रखेंगे ये वाले के लिए, मूल वास्तविक और असमान होंगे। आइए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन कोई दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम सपोज कर लेंगे ये इक्वेशन गिवन है, ठीक ना, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमें सब्जेक्टिव भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक ना, इसीलिए। तो d इक्वल टू फार्मूले हमने लिख दिया 20 का माइनस 4ac, और a का मान यहाँ मालूम है क्या है, 1 है, 1। और 3 कहाँ से आया, ये x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे b होते हैं, तो b की जगह पे 3 है, और ये हमारा c होते हैं 1। तो b स्क्वायर मतलब क्या, मतलब 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4 गुना a गुना c, मतलब 4 गुना a 1 गुना 1, जो कि a का मान 1 c का मान 1। तो 3 का होल स्क्वायर कितना, 9, माइनस 4 गुना 1 गुना 1, मतलब कितना 4 है। तो 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5 हो गया। देखिए पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव वैल्यू आ गया डी का, ठीक ना। तो पॉजिटिव ये 5 हमारा 0 से छोटा है कि बड़ा, बताएंगे क्या आप हमें, यस जरूर, 0 से बड़ा है। क्या है, 5 हमारा 0 से बड़ा है कि छोटा, 0 से बड़ा है। तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आ गया पॉजिटिव ना। तो कब पॉजिटिव कब आएंगे, जबकि 20 का माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होंगे, मूल वास्तविक और असमान है। देखिए असमान आ गए हैं, लेकिन हमें क्या पूछा गया है, हमें समान पूछा गया है, मूल समान होंगे। तो समान कब होंगे, तो ये भी हम सीख लिए, ठीक ना, असमान के लिए। अब आइए नेक्स्ट, देखिए सी नंबर है 20 का माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये स्क्वायर कुछ नहीं है, ठीक ना, इक्वल टू 0। अब देखिए हमने क्या सीखे, हमने ये सीख लिया कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0, फिर क्या सीखे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, इसका मान, इसका जो वैल्यू आएंगे वो 0 के बराबर हो जाए, तब उस कंडीशन में क्या होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे, मतलब बराबर होंगे। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक ना, मूल वास्तविक और समान होंगे। कब होंगे, आइए एक क्वेश्चन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई समीकरण मान लीजिए गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0 है। गुड। तो a का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 2 है, एंड c का मान क्या है 1। तो ये फार्मूले लिखिए 20 का माइनस 4ac, b का मान कितना 2, मतलब 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुना a गुना c, मतलब 4 गुना 1 गुना 1, कितना आ गया 4 माइनस 4, 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो d इक्वल टू 0 आ गया। कब, तो 0 कब आएंगे, कंडीशन कौन सा आएंगे, जबकि हमारा 20 का माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, ठीक ना। मान लीजिए कोई इक्वेशन आपके पास ये गिवन है, ठीक ना, उसका मूल निकालने बोल रहा है। अगर 0 रिजल्ट आ गया तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन, ये हम जानते हैं, अतः एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 समान होंगे। कब समान होंगे, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, ठीक ना, क्योंकि देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन समान होने की बात कर रहे हैं, ठीक ना, वास्तविक नहीं है और असमान पर डिस्कस नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे मूल समान है, ये पूछे गए हैं, ठीक ना। तो ये फार्मूले होते हैं जहाँ से ए बी सी हम निकालते हैं, तो समान होंगे कब, ये हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन दिए हैं, ठीक ना। तो समान होंगे कब, जबकि 20 का माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, ठीक ना, ये कंडीशन होगा। तो आंसर क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे। लेकिन ये आंसर नहीं होंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर की जगह बी एक्स स्क्वायर है, प्लस बी एक्स की जगह ए एक्स है। तो यहाँ पर ये वाला इसको ध्यान दीजिए, लेकिन दिया है ये हमारा गिवन है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए समान कब होंगे, यही पूछ रहा है, इतना दिया है और समान होंगे कब, जबकि ए एक्स स्क्वायर माइनस 4 बी सी इक्वल टू 0। ये कैसे आ गया, ये आप नहीं समझे होंगे। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए 20 का माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है कब, जबकि ये वाला, इस इक्वेशन के लिए, इस समीकरण के लिए ये वाला होता है सूत्र, ठीक ना, बराबर हो जाते हैं समान के लिए। 20 का माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब ये कहाँ से आया, देखिए बी स्क्वायर मतलब यही वाला b का होल स्क्वायर हो गया, ये वाला b का यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस होता है सूत्र में, फिर 4 होते हैं सूत्र में ही 4 होते हैं, लेकिन ए सी कहाँ से आ गया, फिर a और c, ये वाले a और फिर ये वाला c दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए b है तो b स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या है
ए है, बी के रिप्लेस में बी की जगह क्या है, ए है, तो यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर, फिर माइनस जैसा सूत्र में होता है माइनस, फिर 4 भी होता है सूत्र में। अब ए सी की जगह देखिए यहाँ पे ए की जगह ए लिखे और यहाँ पे ए के रिप्लेस में क्या है, ए की जगह बी है, तो यहाँ पे हम बी लिख दिया, फिर यहाँ पे सी लिख दिया ये वाला। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में। तो मूल समान होंगे यही पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है अपन का, और वो क्या बोल रहा है, मूल समान है। तो मूल समान कब होंगे, तो आंसर क्या हो जाएंगे, ये वाला आंसर हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होंगे, तब इसका मूल समान होंगे, ठीक ना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में रहते हैं, पूछे जाते हैं। तो हमारा इस पर जितने भी क्वेश्चन है सभी क्लियर हो गया है, ठीक ना, इन सब से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों के लिए। इस वीडियो में सिर्फ आपके स्पेशल एग्जाम्स के लिए ही लाए गए हैं क्वेश्चन, ठीक ना। तो देखिए एक बिंदु दिया है, बिंदु कौन सा है, 2 3 है, ठीक। 2 यहाँ पे x का काम कर रहा है और ये हमारा y का काम कर रहा है। जैसे आप भुज और कोटि जानते हैं कि दूरी मूल बिंदु से कितनी होनी चाहिए, मतलब इस बिंदु की दूरी किससे कितनी होनी चाहिए, मूल बिंदु से कितनी होनी चाहिए। और आपको मालूम है ना, मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु ओरिजिन होते हैं, मतलब मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मूल बिंदु का नियामक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक ना। तो हम सपोज कर लिए कि कोई बिंदु है और कोई मूल बिंदु, क्या बोल रहा है, कोई बिंदु है और ये बिंदु, ये वाला बिंदु मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब स्थित है। तो सपोज कर लिए ये मूल बिंदु ओ है, हमने ओ से नाम रख दिया, मूल बिंदु का नाम क्या दिया, ओ रख दिया, ठीक ना। आप ये भी कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अक्सर मूल बिंदु को हम ओ से ही डिनोट करते हैं, ठीक ना, ओ से सूचित करते हैं। तो ओ हमने यहाँ पे कोई मूल बिंदु ले लिया। अब इस मूल बिंदु से ये दूरी कितनी दूर पर स्थित है, कितनी दूर पर रखे हुए हैं, तो हमने दूसरा बिंदु यहाँ ले लिया, ये वाला बिंदु यहाँ ले लिया, यहाँ से हम मिला दिए, मतलब ये दोनों कितना दूर पर स्थित हैं, कितने दूर पर हैं, यही निकालना है। तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, नियामक 0 0 होते हैं, और इसका गिवन है क्या है, 2 3 है, ठीक ना। इस बिंदु का नाम हमने ए रखा, आप पी क्यू कुछ भी रख सकते हो। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूले होते हैं, क्या होते हैं, मूल बिंदु से दूरी, ठीक ना, बुक में देखे होंगे, मूल बिंदु से दूरी इक्वल टू क्या होते हैं, √x² प्लस y² हो जाते हैं। और x हमारा क्या होता है, x हमारा ये 2 का काम कर रहा है और ये y क्या 3 का काम कर रहा है। तो x² मतलब क्या, 2 का होल स्क्वायर, यही 2 का होल स्क्वायर प्लस y² मतलब 3 का होल स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, 13 हो गया, √13। ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो मूल बिंदु से ये बिंदु कितना दूरी पर स्थित है, √13 इतना दूरी पर स्थित है ये बिंदु, ठीक ना। अगर आप सपोज कीजिए अगर आप मूल बिंदु का सूत्र भूल गए हो, ठीक ना, तब क्या करेंगे, तब तो हमें छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में ना। बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं, भूल जाते हैं, बस छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, लेकिन आपको वैसा नहीं करना। आपको हम दूसरे मेथड से बता रहे हैं। सपोज कीजिए अगर ये मूल बिंदु का सूत्र भूल गए हैं या ऐसे वाले दिमाग से आपको उतर गए, तब आप क्या करेंगे, ये वाले जानते होंगे दूरी सूत्र, ये दूरी सूत्र आप जानते होंगे, इससे आप रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाले फिगर हम बना लिए, एक बिंदु ये ले लिया और एक बिंदु मूल बिंदु, मतलब यहाँ पे क्या है 0 0 है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है 0 0 है दूसरा बिंदु। तो AO मतलब दूरी सूत्र लगाएंगे, AO यहाँ पर दूरी सूत्र OA या AO कहिए। तो OA की दूरी क्या होता है, रूट अंडर, ये सूत्र होता है दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यही जानते हैं कि यहाँ पर क्या लिख देते हैं, x2 माइनस x1 लिख देते हैं और यहाँ पे y2 माइनस y1 कर देते हैं। तो वो भी सही है, ठीक है ना, वो भी सही है, रिजल्ट सेम ही पहुँचेंगे, रिजल्ट सेम तक आएंगे। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पहला 0 x1 का होता है और ये हमारा y1 होता है, फिर ये क्या हो जाता है x2 हो जाता है, ये y2 हो जाता है, ठीक ना, दूरी सूत्र के लिए। तो हमने यहाँ पे लिख लेंगे ताकि इसमें फार्मूले में रखने में कोई गलतियाँ ना हो, ठीक ना। मुझसे तो नहीं होंगे बट आपसे होंगे, तो आप साइड में लिखा करेंगे, ठीक ना। तो x1 इक्वल टू क्या 0 लिख लिया, जो कि यहाँ पे x1 का काम कर रहा है ये वाला, फिर x2 हमारा ये वाला काम कर रहा है 1 2, और फिर y1 यहाँ पे क्या है, ये वाला y1 है 0, फिर y3 यहाँ पे y2 हमारा 3 का काम कर रहा है। तो √x1 माइनस x2, x1 का मान क्या है 0 है, यहाँ से देख रहे हैं, फिर x2 का मान क्या है 2 है, ठीक है 2 है, ये इतना का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है 0 है एंड y2 का मान क्या है 3 है, तो 0 माइनस 3। अब देखिए 0 माइनस 2 कितना होंगे, 0 माइनस 2 आप जानते हो ना कितना होता है, बताइएगा। तो 0 माइनस 2 कितना होता है, -2 ही होता है। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 कितना होता है, मालूम है ना, 0 माइनस 3 कितना होता है, -3 होता है, इतना का होल स्क्वायर।
रूट अंडर, और हम बताएं -2 का होल स्क्वायर कितना होंगे 4 होंगे, क्योंकि -2 गुना -2 करेंगे कितना -4, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 4 प्लस -3 गुना -3 कितना +9, तो कितना √13। देखिए आंसर इसका भी √13 और इसका भी √13 पहुंच गया ना। तो इन दोनों में से किसी आप एक को याद रखेंगे या दोनों को याद रख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए आप स्क्रीनशॉट रख लें, ठीक। आप क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ले लिया, गुड। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए, सभी स्पेशल एग्जाम्स के लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक ना, इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, बिंदु इतना और इतना -2 3 और दूसरा बिंदु क्या है 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। आपको मालूम चला क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आया? क्या बोल रहे हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। मध्य बिंदु का सूत्र आप जानते हो ना, क्या होता है, यही तो होता है x1 + x2/2, फिर y1 + x2 y1 + y2/2, ये हमारा मध्य बिंदु का सूत्र होते हैं, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, ये हमारा मध्य बिंदु का सूत्र होते हैं। तो हम क्या किए, एक बिंदु दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, जैसा कि देखो यहाँ पे मिलाने वाली क्या है, रेखाखंड का निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। पी क्यू के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या किए, पहला बिंदु का नाम क्या रख लिया, पी रख लिया। सपोज कि यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया, उस बिंदु का नाम क्या दिया, पी दिया। दूसरा बिंदु रख लिया, इसका नाम क्या दिया, क्यू दिया। और इस बिंदु का क्या है, कोऑर्डिनेट नियामक क्या है, 4 1 है। इसका क्या है, -2 3 है, -2 3 लिख लिया। तो ये हमारा -2 x1 का काम करता है, और ये हमारा +3 y1 का काम करता है। ये 4 हमारा x2 का काम करते हैं, और ये हमारा 1 y2 का काम करते हैं। हम जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ हमने लिख लिया। और आपको मालूम है मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो x1 + x2 मतलब x1 कितना -2, x2 कितना 4, -2 + 4/2, और ये लिख लिया यहाँ से। तो ये -2 + 4 कितना -2, और सॉरी यहाँ पे -2 नहीं होगा बल्कि 2 होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे -2 + 4 कितना होगा, 2 होगा, 2/2 मतलब कितना 1 हो जाएगा। ये -2 नहीं है, ठीक ना, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो इतना और 3 + 1 कितना हो गया 4, और 4y यहाँ पे कितना 2, कितना हो गया 1 और 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये माइनस नहीं है, ठीक ना, ये माइनस नहीं है, तो 1 2 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट ही हैं ये सब क्वेश्चन। उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, या क्या होगा जिसका त्रिज्या क्या है r है और ऊंचाई क्या है h है। मतलब त्रिज्या गिवन है क्या r एंड ऊंचाई क्या है h है। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे मालूम चला क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक बेलन बना लेंगे, ठीक है। सपोज कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हो, मानते हैं ऑब्जेक्टिव में ये इस तरह बनाना नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो हम जैसे तैसे आंसर निकालना होता है, लेकिन हम आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होते जाए, ठीक है ना। तो हम एक बेलन बना लेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार से एग्जाम्स में आप बनाएंगे तो आपका मार्क्स कट नहीं होंगे। आप फिगर बनाइए, बेलन बना लिए, ठीक ना। और इसका रेडियस क्या होता है, रेडियस ये वाले होते हैं, इसका पेंदी जो होते हैं उसका यहाँ पे एक सर्किल का काम कर रहे हैं, सर्किल का आधी क्या होगा वही रेडियस होता है, ठीक ना। ये इसको हम r से डिनोट करते हैं रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस क्या दिया है, r दिया है। अगर आपको रेडियस की जगह 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर गिवन रहा है तो यहाँ पे रखेंगे r = 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर r त्रिज्या हमारा r दे दिया है, तो r और ऊंचाई हमारा h है, जैसा हम लिख लें ऊंचाई = h, त्रिज्या = r। तो क्या बोल रहा है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो तब क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सूत्र होते हैं वही लिख देना है आपको, क्योंकि r और h है। तो अतः बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। हो गया क्लियर। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, सेक 60 डिग्री मतलब सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, ये आप जानते हैं, इसलिए हम आप पर ये छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक ना। कमेंट में आप बताएंगे इसका आंसर कितना आया, आप जानते हैं पहले से, ठीक ना, योर सेल्फ, ये आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9, सावरांतर डी हो सकता है। तो सावरांतर मतलब जिसको आप पदांतर भी कहते हो, समांतर श्रेणी में जानते हो, सावरांतर डी से हम डिनोट करते हैं, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सावरांतर पूछा गया है, तो डी हो सकता है। डी क्या क्या हो सकता है,
ये हमारा डी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। मतलब डी का मान, सावरंतर का मान धनात्मक हो सकता है, जैसे 2, 3, 5, मतलब पॉजिटिव में कोई वैल्यू हो सकता है। ऋणात्मक हो सकता है, मतलब नेगेटिव में जैसे -1, -2, -5 या कुछ भी। ऋणात्मक में हो सकता है, शून्य हो सकता है, 0 हो सकता है, डी हमारा, ठीक ना। तो ये जैसा आप देख रहे हो मैथ स्टडी बाय गुलशन शर्मा, आप इसी पे देख रहे हो, ठीक ना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत यूजफुल है ये वीडियो, ठीक ना, ये चैनल, ठीक ना। एंड अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर किया करें, ठीक। एंड एक लाइक देना ना भूलें, ठीक ना। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे डैश डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे कुछ भरना है। एक अभाज्य संख्या है, मतलब एक ही अभाज्य संख्या आपको यहाँ पे लिखना है, एक अभाज्य संख्या लिखना है। मालूम है ना अभाज्य संख्या क्या क्या होता है? 3 होता है, फिर 7 बोल सकते हो आप, 11 बोल सकते हो, 13 बोल सकते हो, इस तरह। मतलब एक ही बार सिर्फ वो खुद से ही भाग लगे। जैसे हमने सपोज कर लिया 11, क्योंकि एक ही अभाज्य संख्या लिखना होता है, 11 हमने यहाँ पे लिख देंगे। 11 देखिए 11 किससे भाग लेगा, मालूम चला क्या? ये 11 खुद से ही भाग लगेगा। मतलब ये 11 से ही भाग लग जाए और किसी से भाग नहीं लगे तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। अभाज्य मतलब भाज्य किसी से ना लगे, सिर्फ वो अपने आप खुद से ही लगे, ठीक ना। जैसे मान लो 2, 4, 6 ये सब है क्या? ये सब नहीं है, क्योंकि 2 फिर 4 देखिए भाग लग रहा है, 2 से 6 लग रहा है भाग, तो ये सब जानते होंगे, इस पर हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अभाज्य संख्या लिखने बोल रहा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 7 लिख सकते हो, या 11 लिख सकते हो, या 13 लिख सकते हो, ठीक ना, या 23 लिख सकते हो। ये सब हमारा अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक ना। तो आज की क्लास में यहाँ तक, एंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। जल्द ही आएगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक। तो एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक ना। एंड प्रीवियस क्लास की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे पास आ जाएं, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो इस क्लास में यहाँ तक कंप्लीट।